हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे, ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का। पिछले लेक्चर्स में हमने बक्कल कैविटी, इसोफेगस और स्टमक की कुछ रीजन्स और टीथ वगैरह, टूथ के कितने पार्ट, सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और हिस्टोलॉजी ऑफ गट के बारे में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। पहले की नहीं देखी हो तो पहले से जाके देख लो, चैनल पे मैंने लिस्ट बना के रखी है, प्लेलिस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद हिस्टोलॉजी ऑफ गट देखेंगे, गट के कितने लेयर्स होते हैं और सारी चीज़ें। चलो और देखते हैं। तो हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एनसीईआरटी में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ही कंबाइंड और छोटे लाइन में दिया हुआ है, तो उसको हम आज थोड़ा एग्जैगरेट करके देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट में लिखा है डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 रीजन्स में डिवाइड होती है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है डुओडेनम, दूसरा है जियोजेनम, तीसरा है इलियम। ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन्स होते हैं, पहला है डुओडेनम, दूसरा है जियोजेनम और तीसरा है इलियम। ठीक। ये जो डुओडेनम होता है ये सी शेप्ड होता है। ठीक। एनसीईआरटी में भी एक लाइन लिखी हुई है कि द ओपनिंग ऑफ स्टमक पाइलोरिक रीजन इज सी शेप्ड डुओडेनम, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। तो ये सी शेप्ड का होता है। और जियोजेनम क्या होता है, ये क्वाइल्ड होता है। ठीक। और ये जो इलियम होता है ये हाईली क्वाइल्ड होता है। हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्वाइल मतलब एक लॉन्ग ट्यूब लो, उसकी अगर हम एक क्वाइल कर दें, मतलब काफी बार उसको मुरेड के रखें तो क्वाइलिंग होगी। तो ये जियोजेनम होता है, ये भी क्वाइल है। लेकिन ये जो डुओडेनम है ये सी शेप तो होता है, लेकिन इसकी डायमीटर जो होती है बहुत ज्यादा होती है, तो इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग डायमीटर। ठीक। लॉन्ग डायमीटर सी शेप्ड का होगा डुओडेनम, उसकी जो डायमीटर होगी मतलब वो चौड़ा काफी ज्यादा होगा। जियोजेनम क्वाइल्ड तो होता है और ये लॉन्ग भी होता है सॉरी, काफी लॉन्ग होता है। जियोजेनम इलियम की तरह उतना हाईली क्वाइल्ड नहीं रहता, लेकिन जो जियोजेनम क्वाइल्ड होता है कि इलियम जितना नहीं, इलियम हमारा काफी हाईली क्वाइल्ड रहता है। ठीक। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन्स हो गए, डुओडेनम, जियोजेनम और इलियम। ठीक। ये हाईली क्वाइल्ड होता है। अब ये जो इलियम होता है ये ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल, जब जैसे ही हमारा फूड पाइलोरिक रीजन के बाद हमारे इंटेस्टाइन में आता है तो सबसे पहले आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के लिए उसको सबसे पहले डुओडेनम रीजन, और हाँ ये जो डुओडेनम रीजन है यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन डाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि जो पेनक्रियाटिक जूस होता है और जो लीवर के जितने भी सिक्रीशंस होते हैं, जितने भी और जितने डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनका सिक्रीशन ज्यादातर, और वो सारे स्फिंक्टर जो होते हैं वो सारे जो एक ट्यूब के थ्रू आते हैं सिक्रीशन, वो ज्यादातर डुओडेनम रीजन में ही खुलते हैं। इसलिए डुओडेनम रीजन में मैक्सिमम डाइजेशन होती है। जियोजेनम ये काफी क्वाइल्ड होता है, काफी इसके कंपैरिजन में कम होता है,
लेकिन ये क्वाड होता है, ये लॉन्ग है। हाँ, ये मिडिल पार्ट है। ये मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक। इलियम जो होता है वो हाईली क्वाड होता है, और ये इलियम ओपन होता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अपने कोर्स से ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, जितना एनसीईआरटी में लिखा है उतना ही पढ़ेंगे। ज़्यादा पढ़ने के लिए पूरी बुक पढ़ी हुई है, ग्रेज एनाटॉमी, टर्टोरा, बाकी सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन हमें नहीं जाना, इतना ही पढ़ना है, ठीक। तो हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने देख लिया, उसके 3 रीजन्स थे, डुओडेनम, जियोजेनम और इलियम। और इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। तो अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को समझाने के लिए मैं उसका डायग्राम बना देता हूँ। इट वॉज समथिंग लाइक दिस। ठीक, और यहाँ से इलियम का रास्ता आ जाएगा, और ये हो जाएगा इलियोसिकल वॉल। तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन कुछ कुछ ऐसा दिखता है। सपोज कर लेते हैं ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 रीजन्स होते हैं, ठीक। कौन कौन से? पहला है सीकम, दूसरा है कोलॉन, और तीसरा है रेक्टम, ठीक। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 रीजन्स थे, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 रीजन्स हैं, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। अच्छा, अब देखते हैं सीकम, कोलॉन और रेक्टम है कहाँ। ये जो हमारी है ये स्ट्रक्चर, ये हमारा कोलॉन है, ये पूरा, ठीक। ये हमारा क्या है, कोलॉन, ठीक। सीकम हमारा ये है, ये वाला जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारा सीकम है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं रेक्टम, ठीक। सीकम, कोलॉन और रेक्टम। सीकम जो होता है हमारा, ये, इसको मैं यहां लिख देता हूं। ये भी 4 रीजन में डिवाइड होता है, ठीक। कौन कौन से? पहला है असेंडिंग, असेंडिंग कोलॉन, दूसरा है ट्रांसवर्स, तीसरा है डिसेंडिंग, कोलॉन, और चौथा है सिग्मोइड, कोलॉन, ठीक। जो ये वाला रीजन है हमारा, ये है हमारा असेंडिंग कोलॉन,
ये वाला है हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन। ये वाला है हमारा डिसेंडिंग कोलॉन। और ये वाला है हमारा सिग्मोइड। ठीक, तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 रीजन्स, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। सीकम हमारा वो रहा, कोलॉन हमारा वो रहा, और रेक्टम हमारा ये रहा। सीकम के भी 4 रीजन्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। ठीक, अब इस लार्ज इंटेस्टाइन में आपने देखा होगा एक ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके लाइनिंग गई रहती है, इसको बोलते हैं टीनिया कोलाई। ठीक, और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था, ठीक, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था वो इस लार्ज इंटेस्टाइन से कैसे आता था। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 रीजन थे, मैंने लास्ट में बताया कि वो इलियम जो होता है वो ओपन अप हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये वाला जो रीजन है ये है हमारा इलियम। ठीक, ये वाला इलियम। और यहीं पे एक छोटी सी जो ऑर्गन होती है, ठीक, यहीं पे इसको हम बोलते हैं, मैं अलग कलर से लिख देता हूं इसको, इसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक, इसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये जो सीकम और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ये दोनों क्या है, हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन है ये भी और ये भी। क्यों? क्योंकि पहले जो सीकम और अपेंडिक्स था, इनका फंक्शन था, जब हम ऐसा माना जाता है, जो पहले हम बहुत पहले खाना पीना नहीं खाते, घास फूस खाते थे, तो इस सीकम में बहुत सारे हमारे मतलब माइक्रोब्स रहते थे, जो हमारे जो घास फूस खाते उसके डाइजेशन में हेल्प करते थे। फिलहाल अब तो हम पका हुआ खाना खाते, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है माइक्रोब्स के कुछ करके, वो लिखा वो रहता था यहाँ। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स उस जो घास फूस उसके डाइजेशन में हेल्प करता था। अब ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे अंदर प्रेजेंट तो रहते हैं पर इनका कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक, अब ये जो इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के लिए एक गेट लगी होती है, ये इसको बोलते हैं इलियोसिकल वॉल। ठीक, वॉल का फंक्शन क्या होता है, कोई भी चीज डायरेक्टली इंटर ना करे, उसको एक गेट से होकर जाना पड़े, इसलिए इसको इलियोसिकल वॉल यहाँ पे लगाएगा, ताकि जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन से कोई भी डाइजेस्टेड फूड आए वो डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन में जाए, वो यहाँ से होके सीकम के द्वारा फिर पूरा असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसफर में जाके फिर वो रेक्टम में जाए, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। और ये जो इलियम है, यहाँ से आपने स्ट्रक्चर देखा हो, काफी सारे क्वाइलिंग स्ट्रक्चर रहते हैं और फिर यहाँ आके इलियम से जुड़े रहते हैं। तो वो जो जुड़ा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज से, ये इलियम के जरिए। यहाँ पे इलियोसिकल वॉल रहता है, इसको सीकम बोलते हैं। यहाँ पे कई सारे माइक्रोब्स रहते हैं, अभी भी रहते हैं, बट वो नॉन फंक्शनल है। जैसे किसी को यहाँ पे जो अपेंडिक्स है, इसमें भी कई सारे माइक्रोब्स रहते हैं। मान लीजिए किसी को अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, हाँ, इन्फ्लेमेशन जब भी कहीं शब्द आए, कहीं भी आइटिस लिखा हो, ITIS, किसी भी ऑर्गन के आगे अगर आइटिस लिखा है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अगर अपेंडिक्स के आगे आइटिस लिखा है, जैसे अपेंडिसाइटिस, तो इसका मतलब है अपेंडिक्स वाले ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन हो गई है। और इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि वहां पे स्वेलिंग हो जाना, या फिर कोई माइक्रोब्स का कोई भी कोई माइक्रोब आके वहां पे अटैक किया है, इसकी वजह से वहां के सेल्स जो है डैमेज हो गए हैं।
तो वो आइटिस अगर कहीं भी, जैसे अपेंडिक्स में अगर तो अपेंडिक्साइटिस हो गया, और किसी भी ऑर्गन में अगर आइटिस लगा, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो इसके लिए अगर अपेंडिक्स की में अगर अपेंडिसाइटिस हो गया तो उसके लिए ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपेंडेक्टमी करते हैं। अगर कहीं एक्टमी लिखा हुआ है, ये सारे जो वर्ड है ये अभी आगे एनसीईआरटी में आएंगे, एक्टमी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सर्जिकली रिमूवल ऑफ दैट ऑर्गन। जैसे अपेंडिसाइटिस हुई मतलब अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हुई, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अपेंडेक्टमी करेंगे, अपेंडिक्स को ही काट के निकाल देंगे। तो एक्टमी का मतलब होता है सर्जिकली रिमूवल ऑफ दैट ऑर्गन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट ऑर्गन। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। और क्या रह गया, हाँ अब बचा रेक्टम। सीकम बता दिया, सीकम का क्या फंक्शन है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बता दिया, कोलॉन के कितने रीजन से ये बता दिया। जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। एनसीईआरटी में बहुत इन चीज को छोटे में लिखा गया है। सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब पहले हमारे बॉडी में इसका फंक्शन था, अब नहीं है, अब ये एज इट इज रहता है। अगर कोई दिक्कत हुई तो इसको एक्टमी करके निकालेंगे, वरना ये पड़ा रहता है। और उसके बाद ये सारी जो चीजें हैं, जो मतलब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी फूड, अनडाइजेस्टेड फूड या फिर जो भी फूड आएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में इसलिए आया क्योंकि उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन का ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो यहाँ से जाते 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 यहाँ से आते 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 ये हो जाएगा स्टोर रेक्टम में, हमारे रेक्टम में स्टोर हो जाएगा। अब रेक्टम का फंक्शन क्या है, रेक्टम का फंक्शन ये है, यहां लिख दे रहा हूं, रेक्टम इसका फंक्शन है स्टोर रेक्टम स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड फूड जिसको हम लोग फीकल्स बोलते हैं या फीकल मैटर। ठीक, तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा हमारे रेक्टम में स्टोर हो जाएगा। अब रेक्टम में स्टोर होने के बाद जैसे जैसे वो अपना फूड, उस अनडाइजेस्टेड फूड की वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जब हमारा सर्काडियन रिदम आएगा तो उस टाइम पे और हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल देगा रेक्टम की ओपनिंग को, फिर रेक्टम से वो एनस के जरिए बाहर निकल जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल तो खत्म हो गई, उसके बाद अब हम देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ गट। हिस्टोलॉजी मतलब अब उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, उसमें कितने सारे लेयर्स हैं, कितने सारे कौन कौन से सेल्स हैं, कौन कौन से टिश्यूज हैं, कौन से सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम हिस्टोलॉजी में देखते हैं। तो हमने लार्ज इंटेस्टाइन तक खत्म कर लिया, अब हम देखने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ गट, मतलब गट में हमारे कितने सारे लेयर्स होते हैं। देखो हिस्टोलॉजी ऑफ गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पे लिख सकते हैं, फिलहाल हम गट लिखते हैं क्योंकि हमें जल्दी से पढ़ना है। हमने टाइम बहुत बर्बाद कर लिया, बहुत बातें कर ली, बहुत सारे वीडियोस देख लिए, अब देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ गट। जब भी हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि हिस्टोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला एक हिस्ट और दूसरा ओलॉजी, या फिर हिस्टो बोल के लॉजी इसको अलग बोल सकते हैं। हिस्टो का मतलब होता है, हिस्टो जहाँ पे आए वहां का मतलब होता है टिश्यू, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो पता चल गया, टिश्यू की जो स्टडी होती है उसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब जब हम गट की हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, गट का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है पूरे बक्कल कैविटी से लेके एनस तक का जितनी लंबी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद रेक्टम, एनस, सारी चीजें,
सारी चीज़ों का जब हम एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी करेंगे तो उसमें हमें 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और वो 4 चीज़ें क्या है? पहली होती है सेरोसा, दूसरी होती है मस्कुलरिस, मस्क्यूलरिस, फिर आती है सबम्यूकोसा, फिर आती है म्यूकोसा। ठीक, तो जब भी हम एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी करें तो 4 चीजें मिलेंगी, सेरोसा, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस, ये सारी चीजें। ठीक, अब ये सारी चीजें होती कहाँ है? अब जैसे मान लीजिए कि बगल कैविटी से स्टार्ट करते करते एनस तक के बीच में मैंने कोई भी एक सेक्शन उठाया और उसको कट करके उसका स्ट्रक्चर बनाया और वो कुछ इस तरह दिखे। ठीक, अब यहाँ पे ये ठीक, तो ये जो सब सेरोसा है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये। ठीक, ये वाली जो लेयर है जो मैं ब्लैक कलर से डॉटेड कर रहा हूँ, ये हो गई हमारी सेरोसा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। यानी अगर हम कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको पकड़ के हमने मुक्के मुक्के मारे और उसका एलिमेंट्री कैनाल निकाल लिया और उसको काट के हमने अपने हाथों में पकड़ लिया। अब जो सबसे हमारे हाथों के टच में होगा सबसे आउटर लेयर, वो कौन सा होगा? सेरोसा। अगर मान लीजिए ये उसकी स्टमक का कोई एक सेक्शन है, हमने इसको काट के ऐसे पकड़ के खींच लिया, निकाल लिया, तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर जो हमारे फिंगर के टच में है उसको क्या बोलेंगे? सेरोसा। अब मस्क्यूलरिस, मस्कुलरिस हमारी सेरोसा की बाद वाली लेयर जो होती है वो मस्कुलरिस होती है। इसको हम रेड कलर से डॉटेड कर देते हैं। यहाँ कहाँ से आ गए भाई? ये ठीक, ये हो गई हमारी मस्क्यूलरिस। अब आती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा यानी नाम से पता चल रहा है, सब का मतलब पहले, यानी म्यूकस वाली लेयर के पहले जो लेयर है वो कौन सी है? सब म्यूकोसा। और चौथी है हमारी म्यूकोसा, यानी ये। मैं सब म्यूकोसा को भी इस वाली लाइन से डिनोट कर देता हूँ ब्लैक से। पूरा नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, जल्दी से पढ़ना है। ठीक, और ये हमारा म्यूकोसा लेयर हो गया। अब इसके बाद जो ये वाला रीजन होता है खाली, जो खाली सेक्शन होगा, पेट है तो गैस तो होगी, गैस एक खाली जगह में होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। और हाँ, एक चीज और, हमारे एनसीईआरटी में जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको 3 सेक्शन में बताया गया है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन। वहाँ पे मैंने 4 पार्ट इसलिए बताया क्योंकि जो लास्ट वाला पार्ट है उसको सिग्मॉइड बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी डिसेंडिंग और सिग्मॉइड को एक ही पार्ट में मानती है, उसको वो डिसेंडिंग होती है। तो इस बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। फिलहाल इसको देखते हैं। जो सेरोसा हो गई वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई, मस्कुलरिस उसके बीच वाली लेयर, उसके बाद वाली लेयर हो गई। ये हम लोग आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं, आउटर से इनर की तरफ, मतलब बाहर से हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये बाहर सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा फाड़ दिया, क्या बात है। ठीक, तो ये हो गई हमारी 4 लेयर। अब इन 4 लेयर में जो हमारी मस्कुलरिस होती है, ये हमारी ज़्यादातर जो पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट होती है वो मस्कुलरिस में होती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कई सारे, अब इन सब में भी कई सारे प्लेक्सस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, नर्व वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इनमें ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। तो अब इन सब के बारे में अगर आपको नोट करना है तो कर लें, उसके बाद हम इन सब को धीरे 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 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो सेरोसा है, सेरोसा हमारा जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये हो गया हमारा आउटर लेयर।
ये बहुत ही थीन एपिथेलियम का बना होता है। या फिर इसको हम मेसोथीलियम भी बोल सकते हैं। ठीक। अब ये जो मस्कुलरिस है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला होता है इनर, दूसरा होता है आउटर। जो इनर वाला होता है वो सर्कुलर में होता है, और आउटर वाला जो लेयर होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। ठीक। अब ये जो सब म्यूकोसा है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी? इसमें होंगी हमारी ब्लड वेसल्स, और नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यू भी होती है। ठीक। अब म्यूकोसा हमारा सबसे इनर लेयर होता है। ठीक। अब ये इनर लेयर है, तो यानी ये फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। सॉरी। तो ये हमारा रहेगा कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ फूड। ठीक। सेरोसा में बहुत ही थिन एपिथेलियम का बना होता है। हाँ, ये जो सेरोसा वाली लेयर है, ये हमारे इसोफेगस में अब्सेंट होती है। उसकी जगह पे वहां पे होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक। अगर हम किसी भी इसोफेगस का अगर सेक्शन लें और उसको हम कट करें, उसको माइक्रोस्कोप में देखें, तो वहां पे आपको सेरोसा वाली लेयर नहीं मिलेगी। वहां पे आपको एक जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर मिलेगी, उसको हम लोग बोलेंगे ट्यूनिका एडवेंटिशिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक। फाउंड इन इसोफेगस। ठीक। सेरोसा जो है हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है पूरे एलिमेंट्री कैनाल की। पूरे गट में हम जब पढ़ेंगे, सेरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा। सबसे इनर मोस्ट लेयर हमारा म्यूकोसा होगा, क्योंकि फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। और जो सब म्यूकोसा लेयर है, मतलब म्यूकस लेयर के पहले वाली जो लेयर है, उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी? उसमें ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगे बहुत सारे। नर्व्स मतलब ऐसे न्यूरॉन्स नहीं, उसमें नर्व्स का एक गुच्छा, एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग प्लेक्सस बोलते हैं। वो सारी चीजें होंगी, वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी। और मस्कुलरिस जो होगा वो इनर सर्कुलर होगा और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। यानी जो मस्कुलरिस होगी, कहाँ गया, ये वाली, ये भी दो पार्ट में होगी। मतलब इसके अंदर वाली जो लेयर है वो सर्कुलर फॉर्म में होगी, ऐसे 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 ऐसे, और जो आउटर लेयर होगी वो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। ठीक। लेकिन हम सोच रहे हैं आज के लिए बस इतना ही रखें, और अगले वीडियो में हम सेरोसा, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम देखेंगे इन सब के बारे में एकदम डीप में, कि सेरोसा क्या होती है, किस वाले में ब्लड वेसल्स होते हैं, किस में प्लेक्सस होता है, क्या होता है ऑरिबॉक प्लेक्सस, क्या होता है विजनर्स प्लेक्सस, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। हाँ, मेरे पढ़ाने के बाद, वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग कर लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।